दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्कैम के बारे में जिसमें 2004 में लगभग 17 में से एक भारतीय का पैसा फंसा हुआ था। यह स्कैम था पूरे 25,000 करोड़ का, जो कि भारत की एक समय की सबसे भरोसेमंद कंपनी सहारा के मालिक सुब्रता रॉय के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ इस कंपनी में रेलवे के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट था। सहारा ने 1991 में एयरलाइन कंपनी शुरू की थी। 2001 से 2013 तक ये कंपनी इंडिया की क्रिकेट टीम की मेजर स्पॉन्सर थी। 2003 में सहारा समय नाम का इस कंपनी का न्यूज चैनल हुआ करता था। सहारा वन नाम का एक टीवी चैनल भी था। 2011 में पुणे वॉरियर्स आईपीएल टीम को सहारा ने खरीद लिया था और इन्होंने न्यूयॉर्क के द प्लाजा होटल के 75% शेयर खरीद लिए थे, जिसके लिए अराउंड 600 मिलियन यूएसडी सहारा ने दिए थे। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि आखिर सहारा कितनी बड़ी कंपनी थी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इतनी बड़ी और भरोसेमंद कंपनी को आखिर स्कैम करने की क्या जरूरत पड़ी, और आखिर इन्होंने 25,000 करोड़ का स्कैम किया कैसे? आइए ऐसे सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो मेरा नाम है एजे, आप देख रहे हैं एजे टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस स्कैम को समझने से पहले जानते हैं कि आखिर सहारा कंपनी की शुरुआत हुई कैसे थी और कैसे इन्होंने लोगों का भरोसा जीता था। तो इस कंपनी के फाउंडर सुब्रता रॉय ने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गोरखपुर से इंजीनियरिंग की थी, लेकिन जब इन्हें जॉब ना मिली तो इन्होंने घर घर जाके चिप्स पापड़ बेचना शुरू कर दिया। फिर कुछ समय के बाद इनके दिमाग में एक स्कीम आई, जिसके दम पे उन्होंने 2,000 रुपए से सहारा नाम की कंपनी की शुरुआत की 1978 में। ये स्कीम कुछ इस प्रकार थी कि अगर लोग उनके पास पैसे जमा करते हैं तो बदले में 3 महीने बाद उनके पैसे डबल हो जाएंगे और लोग कम से कम 1 रुपए तक भी जमा करवा सकते हैं। अब लोगों को ये स्कीम काफी ज्यादा पसंद आई और वो सुब्रता रॉय के पास पैसे जमा करवाने लगे, जो कि सुब्रता रॉय भी 3 महीने बाद लोगों को डबल करके देने लगे। अब धीरे धीरे बात फैलने लगी कि एक सहारा नाम की कंपनी है जो कि सिर्फ 3 महीनों में पैसा डबल कर देती है, जिसके चलते लोग सहारा में पैसे डालने लगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर सुब्रता रॉय लोगों का पैसा सिर्फ 3 महीने में डबल कैसे कर देते थे भला? तो इसका जवाब काफी ज्यादा सिंपल है। मान लीजिए आपने सहारा को 3 महीने के लिए 500 रुपए दिए, तो अब जैसे ही आपके 3 महीने पूरे होने वाले होंगे, उस समय वो किसी और से 500 रुपए का डिपॉजिट लेकर आपको आपके 1,000 रुपए वापस कर देंगे, और यही सेम प्रोसेस वो उस दूसरे आदमी के साथ भी दोहराएंगे। इसी तरह उनकी कंपनी काफी ग्रो करने लगी और अपनी मार्केटिंग कॉस्ट बचाने के लिए वो अपने एग्जिस्टिंग डिपॉजिटर्स को कहने लगे कि अगर वो और लोगों को सहारा से जोड़ते हैं तो उन्हें बदले में कमीशन दिया जाएगा, और इस तरह उनके डिपॉजिटर्स का नंबर आसमान छूने लगा। मगर अब इस मॉडल में भी एक प्रॉब्लम आने लगी, यानी कि कंपनी के पास पैसा नहीं रुक रहा था। तो फिर इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए सुब्रता रॉय ने एक आइडिया निकाला और अपने एजेंट्स को कहा कि जैसे ही लोगों का 3 महीने का समय पूरा होने वाला होगा तो उन्हें कहना कि अगर वो 1 साल के लिए पैसा और रहने देते हैं तो उनका पैसा 3 से 4 गुना तक हो सकता है। जो स्कीम अगेन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई, और क्योंकि सहारा का रिकॉर्ड अच्छा रहा था तो लोग अपना पैसा लंबे समय के लिए सहारा में रखने लगे। अब 1996 में कुछ ऐसा हुआ कि सहारा कंपनी और बड़ी और ट्रस्टवर्दी बन गई। 1996 में एक इनकम टैक्स ऑफिसर प्रश्नजीत सिंह ने सुब्रता रॉय से सीक्रेटली पूछा कि आखिर उनकी कंपनी में कौन कौन से पॉलिटिशियन का कितना पैसा है। मगर इस पे सुब्रता रॉय ने कोई जवाब ना देते हुए सीधा 15 फरवरी 1997 को न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपवाया, जिसमें कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के नाम थे। उन्होंने बताया कि ये सभी पॉलिटिशियंस उनके गोल्डन स्कीम का हिस्सा हैं और पिछले 2 सालों में लगभग 400 करोड़ इस स्कीम में डिपॉजिट हो चुके हैं। अब इससे सहारा के प्रति लोगों का भरोसा और बढ़ गया और लोग आंख बंद करके सहारा पे विश्वास करने लगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ऊपर से प्रेशर आने की वजह से प्रश्नजीत सिंह का ट्रांसफर करवा दिया गया और सहारा कंपनी और बड़ी बन गई। 2004 तक सुब्रता रॉय इतने अमीर हो चुके थे कि अपने बच्चों की शादी में उन्होंने 550 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा किया। इस शादी में बड़े बड़े स्टार्स, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन शामिल हुए थे। यही नहीं, बल्कि अपने बच्चों की शादी के बाद इन्होंने सामूहिक विवाह आयोजित किया था, जिसमें 101 शादियां करवाई और 15,000 से भी ज्यादा गेस्ट को खाना खिलवाया। साथ ही साथ कारगिल युद्ध में जो जवान शहीद हुए थे, उनके घर वालों को
यानी कि 125 परिवारों को इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था, जिसके बाद लोग इनका और भी ज्यादा सम्मान करने लगे। लेकिन अब वो सहारा कंपनी को और बड़ा बनाना चाहते थे और फंडिंग के लिए उन्होंने आईपीओ रेज करने की सोची। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में अपने शेयर्स लॉन्च करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। अब 30 सितंबर 2009 को सहारा ग्रुप की एक कंपनी सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड ने आईपीओ के लिए सेबी के पास डीआरएचपी फाइल किया, जो कि वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की पूरी डिटेल्स होती हैं। अब 4 जनवरी 2010 को रोशनलाल नाम के एक आदमी ने नेशनल हाउसिंग बैंक को एक चिट्ठी भेजी, जिसमें कि उसने मेंशन किया कि सहारा ग्रुप की 2 कंपनीज सहारा इंडिया रियल एस्टेट एंड सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने अपनी इशूड बॉन्ड से बहुत ज्यादा पैसे रेज किए हैं, जो कि रूल्स के अगेंस्ट है। अब क्योंकि नेशनल हाउसिंग बैंक के पास इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं थी, तो उन्होंने ये लेटर सेबी को भेज दिया, जिसमें कि सेबी ने सहारा के द्वारा भेजा गया डीआरएचपी अच्छे से पढ़ा तो उसमें सेबी को सच में फंड रेजिंग में गड़बड़ी दिखी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इन 6 कंपनीज में करीब 13 करोड़ लोगों के 1,12,000 करोड़ लगे हुए थे, और जिन 2 कंपनीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उन दोनों में करीब 25,000 करोड़ फंसे हुए थे। सहारा ओएफसीडी के बेसिस पे लोगों से पैसा उठा रही थी। ओएफसीडी एक सिक्योरिटी होती है जिसमें कंपनी लोगों से डेट के तौर पे पैसे उठाती है और मैच्योरिटी पे इंटरेस्ट के साथ उनका पैसा लौटा देती है। मगर ओएफसीडी के भी कुछ नियम होते हैं, जिसके मुताबिक अगर कोई कंपनी 50 से कम लोगों से पैसा उठाती है तो उसे रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी पड़ती है, जबकि अगर वो सेम कंपनी 50 से ज्यादा लोगों से पैसा उठाती है तो उसे सेबी से परमिशन लेनी होती है। अब क्योंकि सहारा ने बिना सेबी की परमिशन के 2 से 2.5 करोड़ लोगों से पैसा उठाया था, तो सेबी ने सहारा को नोटिस भेजा कि अब वो किसी भी तरह का फंड लोगों से नहीं ले सकते हैं। साथ ही साथ सेबी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की कि वो इस केस को अपनी तरह से इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, तो सेबी को इसकी अथॉरिटी दी जाए। मगर क्योंकि सुब्रता रॉय की पहुंच काफी ऊपर तक थी, तो सेबी को परमिशन नहीं मिली। फिर जनवरी 2011 में सेबी ने सेम अपील सुप्रीम कोर्ट से की और कुछ महीनों बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अथॉरिटी दे दी थी। अब इससे हुआ ये कि सेबी सहारा के सारे डिपॉजिटर्स के नाम पढ़ सकता था और कोई भी डॉक्यूमेंट सहारा से मांग सकता था, जिसपे कि सेबी ने सबसे पहले ऑर्डर दिया कि सहारा ग्रुप ने लखनऊ की 2 कंपनीज के जरिए लोगों से जितना भी पैसा लिया है वो इंटरेस्ट समेत उन्हें वापस कर दिया जाए। जिसके बाद सुब्रता रॉय सैट यानी कि सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं और कहते हैं कि उन पर गलत आरोप लगाए गए हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि सैट एक ऐसा बोर्ड है जो कि सेबी के ऑर्डर्स को चैलेंज कर सकता है। लेकिन जब सैट ने भी फिर इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें भी सेबी का ऑर्डर सही लगा। अब सहारा को 25,000 करोड़ लोगों को वापस करने थे, जिस पर सहारा ने कोई भी पैसा देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट गेम में एंटर करता है और लीगल ऑर्डर देता है कि सहारा को लोगों के पैसे लौटाने होंगे, वो भी 90 दिनों के अंदर और 15% इंटरेस्ट के साथ। इंडियन हिस्ट्री में ये सबसे बड़ी पेनल्टी थी जो कि सहारा पे लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सहारा ने पहली इंस्टॉलमेंट 5,120 करोड़ की पेमेंट तुरंत कर दी थी और उसके बाद सुब्रता रॉय अनाउंस करते हैं कि 25,000 करोड़ का 90% पैसा वो लोगों को कैश के रूप में दे चुके हैं, जो कि सरासर झूठ था, क्योंकि इतना पैसा तो खुद सरकार के पास भी नहीं था। और इसलिए ये बात ना तो सुप्रीम कोर्ट ने मानी और ना सेबी ने। जब इसका प्रूफ सहारा से मांगा गया तो सुब्रता रॉय ने 3 करोड़ से भी ज्यादा फॉर्म्स सेबी के ऑफिस में भिजवाए, जो कि उनके मुताबिक उन लोगों के फॉर्म है जिनको उनका पैसा वापस मिल चुका है। सुब्रता रॉय ने जानबूझ के ऐसा इसलिए किया क्योंकि 3 करोड़ से भी ज्यादा फॉर्म्स को चेक करने में कई साल लगते और तब तक वो इस एलिगेशन से बच सकते थे। लेकिन सेबी इस मामले में उनसे भी तेज निकला। सेबी ने 20,000 फॉर्म चेक किए और उन सभी को लेटर भेजे, जिनमें से केवल 68 लोगों के ही रिप्लाई आए थे। बाकी सभी लेटर्स पता या नाम गलत होने की वजह से सेबी के पास वापस आ गए थे, जिससे कि सेबी को पूरा यकीन हो गया था कि वो सारा पैसा ब्लैक मनी है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर ये इतना सारा ब्लैक मनी था किसका? क्या ये पॉलिटिशियंस का था? वेल, इस बात का जवाब तो आज तक भी नहीं मिल पाया है। लेकिन हाँ, इस खुलासे के बाद 20 फरवरी 2014 को लखनऊ पुलिस सुब्रता रॉय को अरेस्ट करती है, जिसके बाद 2 साल से भी ज्यादा समय तक वो लखनऊ के सेंट्रल जेल में रहे।
मगर फिर मई 2016 को वो परोल पे बाहर आ गए थे एंड अपने और कामों में बिजी हो गए। कहा जाता है कि उनके अरेस्ट होने के बावजूद भी उनके नाम पर अलग अलग स्कीम्स चलती रही और इवन कुछ स्कीम्स में तो लोगों को रिफंड भी मिलता रहा। लेकिन 25,000 करोड़ के स्कैम में से पहली किश्त के बाद का पैसा कभी किसी को भी नहीं मिल पाया। यहां तक कि होम मिनिस्टर के द्वारा 2023 को सहारा रिफंड पोर्टल भी चालू किया गया था, जहां पर कि लोग अपना फॉर्म भर के अपना फंसा हुआ पैसा निकाल सकते हैं। मगर कमाल की बात तो यह है कि लोग अपने पैसे के लिए आगे आ ही नहीं रहे हैं। सीबी का कहना है कि उन्हें कुछ हजार के बाद कोई भी एप्लीकेशन उन्हें आए ही नहीं है। अब आपको क्या लगता है, क्या वो सारा पैसा सच में ब्लैक मनी था? मुझे कमेंट्स में अपनी राय बताएं। और अगर आपको जानना है कि कैसे विजय माल्या ने 9,000 करोड़ से भी ज्यादा का स्कैम किया था, तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।